बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज कर चुके होंगे। और जनाब आपको इतला देनी है कि आज हमारा आखिरी शो है। बिल्कुल है ना, परेशान होने की बात नहीं है। आज साल 2024 का ये आखिरी शो है और कल एक नए आज़म और एक नए जज्बे के साथ आप सामने हाजिर होंगे नए शो के साथ। लेकिन वो शो होगा 2025 का पहला शो। लेकिन आज की बात करते हैं, 2024 पर नजर डालते हैं और सियासी तौर पर तो बातें होंगी, लेकिन इससे पहले आपको आज के दिन का जो अहवाल बता देते हैं, जो मुल्की सूरत हाल है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कराची की बात कर लेते हैं। धरनों के बायस शहर में ट्रैफिक का निजाम दरम बरहम हो चुका है और कुरम की सूरत हाल पर शहर के 10 मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी हैं। पाराचनार वाक़े को लेकर मजहबी जमात की जानिब से 24 दिसंबर को धरने का आगाज किया गया था, जो 15 मकामात तक बढ़ा दिया गया है, मगर शाहराह फैसल और नेशनल हाईवे का धरना खत्म कर दिया गया है। नुमाइश कामरान चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन और 5 स्टार चौरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत कई मकामात पर धरने अब भी जारी हैं। और दूसरी जानिब वक़ार मेहदी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द रात के नुमाइश चौरंगी धरने में पहुंचा और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का जो था शुरका से इजहार यकजहती हुआ और फिर धरना कायदीन से धरना खत्म करने की उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई, जिस पर हसन जफर नकवी ने कहा कि अल्लामा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद ये फैसला करेंगे। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी ने कहा कि चाहते हैं कि ख़वातीन और बच्चे घरों को जाएं। कोशिश है जो भी मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से हल हों। और दूसरी जानिब कुरम में फ़रीक़ैन तमाम अहम नुकात पर मुत्तफ़िक हैं। आज मुकम्मल अमन का इम्कान है और हमायदीन राज़ी हैं। एक फ़रीक के अमन मुआहिदे पर दस्तखत होना बाकी है, उसके बाद जो सिचुएशन है वो इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी। तो जनाब ये हो गई साल 2024 की। आपको ये भी बताएं कि साल 2024 का ने कहा हमारा आज का आखिरी प्रोग्राम है, तो आज आखिरी सूरज भी तुलू हुआ है साल 2024 का और आज कई हसीन और कई तल्ख यादें लिए ये सूरज गुरूब हो जाएगा। ये साल भी गुज़िश्ता साल की तरह गुजर ही गया है, मगर कुछ नहीं बदला ना अगर, तो वो हैं हमारे और आपके हालात, यानी अवाम के हालात और मुल्की सियासत, जो कि जूं की तू ही है। और यूं ही लग रहा है कि रवां साल भी हालात गुज़िश्ता साल वाले ही रहेंगे। बिल्कुल। और रवां साल आम इंतखाबात हो गए, शहबाज शरीफ एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, मगर ना बदला तो आवाम की हालत नहीं बदली और हुकूमत ने महंगाई कम करने का जो दावा किया था वो धरे का धरा ही रह गया। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उसकी रफ्तार में कुछ कमी तो ज़रूर आई है, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई है। लोग अब भी सताए हुए हैं, आवाम की मुश्किलात कम नहीं हुई हैं। और साल 2024 में तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ तो हो चुका है और 2025 तक ये जारी रहेगा। 2 जनवरी का वक्त दिया गया है दोबारा मुज़ाकरात के लिए। कैसा रहा साल 2024 और कैसा रहेगा साल 2025, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बहुत बड़ा मौजूद है ना अली, वो किसी तारुफ के वैसे मोहताज नहीं है, वो एक्सप्रेस के स्टार्स हैं। बिल्कुल। और हमारे पास सीनियर तजज़ियाकार का एक बाकायदा पैनल मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है जावेद चौधरी साहब, रहमान अजहर, अयाज खान, आमिर इलियास राना साहब, सैयद मुजम्मिल शाह और कामरान यूसुफ। आप सभी साहिबान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जावेद चौधरी साहब से बात करेंगे। जावेद साहब, आप बताइएगा सियासी एतबार से 2024 कैसा रहा, आपका टेक क्या है? देखिए, 2024 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा था। उसकी वजह ये थी कि इलेक्शंस हुए और इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा सीटें हासिल की और जो उनका क्लेम है वो यही है कि अगर वो इलेक्शन इम्पार्शियल होते या रिजल्ट्स को तब्दील ना किया जाता तो अब हमारी गवर्नमेंट होती। और इसमें कोई शक नहीं कि रियासत का और ये जो पीडीएम है उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उस सब का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसको धचका लगा। लेकिन जब इलेक्शन हुआ और उसके रिजल्ट्स निकले तो उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उससे पहले आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल छिन गया, उनके जो इलेक्शंस था उसके अंदर खासी गड़बड़ की गई और आखिरी वक्त तक उनका केस खींचा जाता रहा। वो आपके सामने है। फिर बहुत सारे उनके लोग थे जिनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, पार्टी तोड़ फोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठीक ठाक किस्म का वोट भी लिया और ठीक ठाक सीटें भी उन्होंने निकाली। और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर रिजल्ट को मनूवर ना किया जाता या खुल दे दी जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वाकई गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में थी। इस लिहाज से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2024 का साल बड़ा अच्छा गुजरा। लेकिन साथ ही ज़ाहिर जो केसेस बन रहे हैं उनके ऊपर और जिस तरह उनको स्क्वीज़ किया जा रहा है, जिस तरह चक्की के अंदर पीसा जा रहा है, वो को बहुत अच्छा हौसला अफजा नहीं है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट तो रगड़ा लगाई जा रही है मुसलसल और गवर्नमेंट पीछे नहीं हट रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है रगड़े खाई जा रही है। बहुत सारे उनके ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बड़ा रजिस्ट किया और उसके बाद उनको बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा।
तो दूसरा जो एंगल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र से वो को बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनकी जो मुश्किलें वो कम नहीं होती। सेम इसी तरह गवर्नमेंट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये था कि हमने पाकिस्तान को बचा लिया है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही थी और पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो अपना कंधा दिया इकॉनमी को, उससे हमारी इकॉनमी बेहतर हो गई। और फिर उनका ख्याल ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब भी जब वापस आ जाएंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक बहुत तगड़ा है, तो उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2/3 मेजॉरिटी ले लेगी। तो 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नून को नहीं मिली। और उसके बाद जब दोबारा इन्होंने गवर्नमेंट बनाई तो पहली गवर्नमेंट से ज़्यादा कमज़ोर थे, क्योंकि आज भी ये गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाँ या ना पे खड़ी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कर दे तो ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैनेज करने का ज़ाहिर काम जो है वो गवर्नमेंट ने किसी और को दे रखा है, और उन्होंने ज़ाहिर को तसल्ली दी हुई है कि फिक्र ना करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं खिल सकती। तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है मेरा ख्याल है वो 2024 में फंस गई बुरी तरह, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई, इनका वोट बैंक ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट इनके पास है लेकिन इख्तियार नहीं है, और अगर इख्तियार इनके पास आ भी जाए तो ये डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास लोग ही नहीं है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं था कि ये मियां शहबाज शरीफ साहब इस पे बड़े नाजा हैं कि देखें जी मैं दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन गया। मेरे बारे में ये कहा जाता था कि मेरे हाथ में इक़्तिदार की लकीर ही नहीं है, अब लकीर मैंने खुद क्रिएट कर ली और मैं दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गया। साथ उनका ये दावा भी है कि मैं पहला प्राइम मिनिस्टर होऊंगा जो 5 साल पूरे करेगा। तो हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, इक़्तिदार नून लीग को मिल गया लेकिन सियासत उनकी खत्म हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी साल को बहुत अच्छा नहीं था, या बहुत ज़्यादा नुकसान उनको नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके लिए भी साल अच्छा नहीं था, साथ उनको फ़ायदा भी हो गया। फ़ायदा ये हुआ कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया, इक़्तिदार नहीं मिला, जेलों के अंदर चक्कियाँ वो मुसलसल पीस रहे हैं। नून लीग को इक़्तिदार मिल गया लेकिन तो सियासी कुर्बानी दे दी। तो 2024 का जो साल है हम इसको दोनों फ्री कैंप्स की नज़र से देखा जाए तो बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। सही है जी, अच्छा भी नहीं था और बहुत बुरा भी नहीं था। चौधरी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर राना साहब आप क्या कहेंगे? वैसे तो ओवरऑल बड़ा वोलेटाइल रहा 2024, खासतौर पे सियासी एतबार से, आप क्या कहेंगे? देखिए आज 2024 का आखिरी दिन और 13 जनवरी को सियासी तलातुम आया जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया। पीटीआई आज तक उस पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को जिम्मेदार समझती है, जबकि हकीकत ये है कि उनके वकला बिल्कुल केस भी नहीं लड़ सके और उसके बाद भी तय हो गया कि अगर निशान नहीं था तो वो पीटीआई का क्लेम कर सकते थे, लेकिन ना किया। और आज वो हालत है कि पीटीआई ने कितने मार्च कर लिए और सियासी अदम इस्तेकाम काबू में ही नहीं हो रहा। अब आप देख लें कि 26 नवंबर जो सिचुएशन है उसमें बड़ी क्लियर वाज़े हुई बात कि ये एक बड़ी खौफनाक साजिश थी जिसे हमारे इदारों ने, हुकूमत ने मिल के नाकाम बनाया, और अब लाशों की सियासत के ऊपर पीटीआई नोहा कना है जो बड़ी ज़्यादती है। IMF के साथ हमारी डील हो गई, हमने माशी तौर पे जहाँ पे ये दावे किए जा रहे थे कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, वहाँ हम माशी इस्तेकाम की तरफ आए कि 1,15,000 पे जाके हमारी स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड बनाया। हमारी अस्करी क़यादत और हुकूमत मिल के दोनों तरफ से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा भी मामलात को बेहतर अंदाज से चलाया जाए। अब ऐसे में पीटीआई को मैनेज करना या पीटीआई की तरफ से चढ़ाई करने के जो मामलात थे वो तो अब तकरीबन मादूम हुए। अब उनकी सारी तवज्जो ट्रंप पे है, और ये जो सारी गुफ्तगू हम कर रहे हैं वो यही है कि आइंदा कैसे हम बच सकते हैं। बहरहाल एक माशी इस्तेकाम की तरफ हम आए कि 40% महंगाई से हम सिंगल डिजिट महंगाई पे आ गए, बहुत नीचे तक हम लेके आए, लेकिन बहुत सफ़र बाकी है क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तो मामला दुरुस्त नहीं होंगे। बिल्कुल। आमिर साहब आप भी साथ रहिएगा। आयाज साहब आप बताइएगा कि अवाम और अवाम के नुमाइंदों के लिए 2024 कैसा रहा? 2024 की आप बात कर रहे हैं तो मुझे तो जब सियासी लिहाज से आप सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी चेंज है। 2023 भी ऐसा ही था, शायद 2022 भी। मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में जितने नॉवेल्स या स्टोरीज लिखी गई हैं, पुराने अखबारात आप देख लें, ऐसे लगता है कोई चेंज आ ही नहीं रहा इस मुल्क में। हर दौर के वही मसाइल, सियासी स्पेशली, लेकिन ये तो खैर अल्टीमेट इसमें जो सियासी लिहाज से मुझे लगता है कि बदतरीन जो पाकिस्तान के साल होंगे उनमें से 2024 कहा जाएगा। अब कोई थोड़ी होप एंड पे जाके चलें, कोई मुज़ाकरात की बात शुरू हुई, वरना तो कोई इस तरह का सीन ही नहीं था। तो 2024 भी कोई मुख्तलिफ नहीं रहा सियासी लिहाज से 2023 से।
सही है, आप सही कह रहे हैं साहब। अच्छा, साथ ही रहिएगा। कामरान यूसुफ साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। आप बताइए, हम सियासी एतबार से बात कर रहे हैं कि साल 2024 कैसा रहा, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इस सियासी एतबार से बड़ा अहम साल था। सबसे पहले तो 2024 में हमने देखा कि 8 फरवरी को बिलाखिर कई माह के तातुल के बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए, और उन आम इंतखाबात के नतीजे में तवक्को यही की जा रही थी कि एक नई हुकूमत विद फ्रेश मैंडेट, नई लेजिटिमेसी के साथ जब आएगी तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। लेकिन जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए उसमें फिर धांधली के इल्ज़ामात और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लेना, उसके बाद होता ये कि पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम आता। जो पहले इश्यूज़ चल रहे थे वो इश्यूज़ हमने देखा कि मज़ीद उसमें गंभीर हुए। तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद के ऊपर ऑन एंड ऑफ जो है वो चढ़ाई की जाती रही, और मुल्क जो है एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। कई बड़े 2024 में ऐसे वाक़यात हुए, और जो सबसे बड़ी हाईलाइट मुझे लगता है कि जो ISI के साबिक सरबराह थे जनरल फैज़ हमीद, अगस्त में जब उनको गिरफ्तार किया गया, पहले उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो एक रियल स्टेट के टाइकून थे उनके घर और ऑफिस पर छापा मारा। फिर उसके बाद उनकी जो मुबैना तौर पर एक सियासी जमात के साथ मिली भगत के ज़रिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश थी। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स थी इस एतबार से। और 2024 का साल इंतखाबात का साल होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती, लेकिन हमने देखा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बजाय मज़ीद जो सियासी मामलात हैं वो ख़राब हुए। एक चीज़ ज़रूर हुई कि हमने देखा कि जो गुज़श्ता 2-3 साल से पाकिस्तान में मुआशी एतबार से सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर थी। किसी हद तक हमने देखा कि एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी हमने इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसमें हमें देखने को ज़रूर मिली, लेकिन जो शहबाज हुकूमत के लिए एक बहुत चैलेंजिंग ईयर रहा 2024। और अब सैयद मुजम्मिल की जानिब बढ़ते हैं। सैयद मुजम्मिल, आप बताइएगा कि बाकी पैनलिस्ट तो ये कह रहे हैं कि 2024 जो है वो खासा तब्दील नहीं था, 2023 और 22 की तरह ही था। आपका भी यही ख्याल है? देखें, सबसे पहले तो इलेक्शन का साल था। 8 फरवरी के इंतखाबात से उम्मीद यही थी कि कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन उल्टा इंस्टेबिलिटी का एक दौर शुरू हो गया। और जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी तारीख में इलेक्शंस बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट रहे हैं, अगर हम 1970 का इलेक्शन निकाल लें उसके अलावा, और उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने डिज़ास्टर हुआ। और इस मरतबा भी यही है कि जहां उम्मीद ये थी कि जो सारी रैली की जा रही थी PTI की तरफ से और कहा जा रहा था कि इक़्तिदार वापस सौंपा जाए और इंतखाबात में जाया जाए जल्द अज जल्द, जब वो डिसाइड हुआ तो उसके बाद मज़ीद इंस्टेबिलिटी आ गई, और अब तक उसी को हम कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो इसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का साल ही कह सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि धरने दिए जाना या क्रैकडाउन्स होना या डी चौक के ऊपर जो हमने 2 से 3 दफ़ा कन्फ्रंटेशन देखी है, या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और विफाक के दरमियान जो टसल है, इसकी कॉस्ट जो है वो आम शहरियों ने पे की, जिसमें सड़कें बंद की गई, इंटरनेट की डिसरप्शन। मेरा ख्याल है कि स्लोनेस जो थी इंटरनेट में पिछले कई सालों में वो एक्सपीरियंस नहीं की गई जो 2024 में हुई। लेकिन टूवर्ड्स दी एंड हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक स्लाइट पॉजिटिव जेस्चर ये रहा कि बैठ के बात करने पर इत्तेफाक किया तहरीक इंसाफ ने और हुकूमत ने, और कम अज़ कम डायलॉग का जो एक जुरिस्डिक्शन होती है उसको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दिए। तो ओवरऑल तो जहाँ ये आगाज़ में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अब बैंकरप्ट हो चुका है, अब IMF का प्रोग्राम नहीं मिलेगा, तो मैट्रिक्स तो बेहतर हुए, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी तो वापस आई। और साथ साथ ये कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनके हवाले से कुछ अच्छी खबरें आ गई होंगी, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो डोमिनेंट रही इस पूरे साल में, अपार्ट फ्रॉम द एंड जिसमें हमें डायलॉग की बात करते हुए दिखाई दिए PTI के जो लीडरशिप के लोग थे वो भी और हुकूमत भी। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा रहमान, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से भी मुजम्मिल कह रहे थे कि 2024 को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का साल कहें तो यही बेहतर होगा, आप क्या कहेंगे कैसा था 2024 सियासी एतबार से?
देखिए, पाकिस्तान में अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो ये वाला साल जो है वो पहले गुजरे सालों से कोई मुख्तलिफ नहीं था। वही कुछ मुल्क में होता रहा है जो इससे पहले हम देखते आए थे, तो कोई बहुत ज़्यादा अनहोनी या बहुत डिफरेंट हमने जो है वो इस मरतबा साल नहीं देखा। या जैसे हम कहते हैं ना कि जो रौनक मेला पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से लगा होता है, वही हमने इस साल भी जो है वो देखा। अपोजिशन जो है वो एहतजाज करती रही, धरने होते रहे, ये कॉल्स आती रही, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो इनसे निमटती रही, मार कुटाई जो है वो होती रही। तो वही कुछ होता रहा जो इससे पहले जो है पाकिस्तान की सियासत में होता था। तो कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ साल नहीं था। लेकिन हुकूमत की तरफ से अगर देखा जाए तो हुकूमत जो है वो इस साल सर्वाइव कर गई, और पाकिस्तान में यही सियासी हुकूमतों की कामयाबी जो है वो समझा जाता है कि अगर कोई हुकूमत अपनी जगह पर कायम दायम रहे, वज़ीर आज़म रहे, तो इसे वज़ीर आज़म की कामयाबी जो है वो समझा जाता है। तो हुकूमत जो है वो इस साल सर्वाइव कर गई। अपोजिशन ने हुकूमत को भरपूर तौर पर जो है वो अंगेज रखा। मुसलसल एहतजाज की कॉल्स एक के बाद दूसरी कॉल जो है वो आती रही, और मुल्क की जो सियासत है वो भी अभी तक जो है वो इमरान खान के गिर्द घूमती रही। तो अपोजिशन और हुकूमत दोनों इस गुजरे साल में ऐसा लगता है कि अपनी अपनी जो है वो कामयाबी जो है वो जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर को बहुत मुख्तलिफ साल पाकिस्तान की सियासत में ये 2024 नहीं था। बिल्कुल, और हमारे पैनलिस्ट रहमान के साथ साथ ये इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 2024 जो है वो सियासी एतबार से काफ़ी हलचल वाला साल रहा है, और इसी तरह एक तसलसल दिखाई दे रहा है पिछले सालों में और 2024 में। अब उम्मीद करते हैं कि 2025 इंशाल्लाह अच्छा साल साबित होगा, ना सिर्फ सियासी जमातों के लिए, आवाम के लिए, बल्कि हमारी मईशत के लिए भी, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चौधरी साहब, आपकी इजाज़त से सबसे पहले अयाज साहब से टेक ले लेते हैं। अयाज साहब, उड़ान पाकिस्तान के नाम से शहबाज शरीफ एक नया माशी प्लान दे रहे हैं 2024 से 2029 तक। 5 साल ये प्लान है, और उनकी हुकूमत जाने के बाद भी आप समझते हैं कि अगर ये जारी रहा तो हम किसी बेहतर राह पर गामजन होंगे? कैसा रहेगा 2025? अच्छा, पहले तो मुआशी विजन की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि कोई इस सरकार का मुआशी विजन भी है। हाँ, कोई चीज़ अनाउंस कर देना वो उसमें हर्ज कोई नहीं है, आप अनाउंस कर दें कि जी हाँ हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा जैसे पंजाब असम्बली के अरकान ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, वज़रा ने बढ़ाई, डिप्टी स्पीकर स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ी, तो इनसे और क्या तवक्को कर सकते हैं आप? किस किस्म का विजन है? एक तरफ ये तनख्वाहें बढ़ा के ये तासुर दे रहे थे कि जी महंगाई बहुत हो गई है, और दूसरी तरफ ये क्लेम करते हैं कि जी महंगाई तो सिंगल डिजिट में आ गई, महंगाई तो कम तरीन सतह पे आ गई। तो अब इनकी किस बात पे यकीन किया जाए? मुझे तो लगता है कि ये जो तनख्वाहें बढ़ाने वाली महंगाई बढ़ी है, मैं तो उस पर यकीन करना ज़्यादा पसंद करूँगा। दूसरा, इनके माइंडसेट का भी पता चलता है इससे कि इनको आम आदमी की कोई फिक्र नहीं है। अब फिर को बातें हो रही हैं IMF से, जो आपने मुआहदा किया उस हवाले से शायद टैक्स फिर बढ़ाया जाएगा तनख्वाहदार मुलाजमीन का, तो वो तो कुर्बानी के लिए रखा हुआ इन्होंने हम लोगों को, और ख़ुद ये सुकून करते हैं, एंजॉय करते हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, बाकी सारा मामलात हैं। अब आते हैं अमेरिका की तरफ। ऑब्वियसली 20 जनवरी को चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ लेना है एज नेक्स्ट US प्रेसिडेंट, और आप ये ना भूलें कि डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तानियों ने, स्पेशली जिनका PTI से अलाइनमेंट है, जो PTI के सपोर्टर हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उस इलेक्शन में। एक तो वो ट्रंप रिजीम के जहन में होगा, फिर एक बिला वजह वो रिचर्ड गर्नेल के साथ, ग्रैनल या जो भी उनका नाम है, उनके साथ एक बिला वजह हमने वो फटा शुरू किया हुआ है हमारे सियासतदानों ने। बेवकूफ़ी के इंतहा है। अगर कोई वो आ भी गया था ट्वीट किसी को फ्री करने का, तो उसको इग्नोर करना चाहिए था। आपने वो डिबेट में बिला वजह उसको ले आए, और जाहिर है वो आपके हक में नहीं है, वो बात आपके नहीं जाएगी हक में। अब PTI को उम्मीदें तो हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी, इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की अब शायद वो अहमियत नहीं है जो कभी हुआ करती थी अमेरिका की नज़र में। लेकिन स्टिल मतलब आप इसको आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत कुछ है करने के लिए। सिर्फ ये नहीं कि वो को मुतालबा कर दें कि दीवानी PTI को रिहा कर दें कल को ट्रंप आके, और बहुत कुछ कर सकते हैं वो। IMF से भी आपको अगली किस्त लेनी है,
अगर खुदा न खास्ता उसमें ही रुकावट डाल दी तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि इसका बेहतरीन हल वही है, वो जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, जो होने भी जा रहे हैं आगे, बेहतर ये है कि उन मुज़ाकरात के कोई नतीजा निकाला जाए और मसाइल अपने खुद हल किए जाएं। फिर किसी की ना किसी को उम्मीद रहेगी ना किसी को खौफ रहेगा, क्योंकि एक पार्टी को उम्मीद है कि वहाँ से हमारे हक में आवाज़ आएगी और दूसरी को खौफ है कि आ ना जाए। तो बेहतर ये है कि इन खौफ और उम्मीदों से निकलें, अपने मसाइल टेबल पे बैठ के खुद हल कर लें। सही है, वैसे यही होना तो यही चाहिए। पता नहीं अब तक समझ आएगी इस बात की कि अपने मसाइल को हमने खुद ही हल करना है। रहमान, आप क्या कहेंगे, 2025 कैसा रहेगा और ख़ास तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है उसे क्या क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? देखिए, हुकूमत के सामने अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो एक ही है, और वो ये है कि मौशी तौर पर जो है वो मामलात को बेहतर करना है। अगरचे कुछ मामलात में जो है वो बेहतरी देखी जा रही है, जिनको हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो कहते हैं, लेकिन ये जो बेहतरी है इसके असरात अभी आम लोगों तक पहुंचना जो है वो बाकी है। तो इस साल मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए। जिस नारे पर जो है वो ये हुकूमत आई थी कि हमने जो है वो अपनी सियासत कुर्बान कर दी, लेकिन हमने रियासत को बचाना था, तो ये देखना ये है कि वो रियासत और इसकी मईशत को जो है वो किस हद तक जो है वो बचा पाए हैं या बचा सकेंगे। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही होगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के लिए अभी भी एक बड़ा चैलेंज है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का क्या करना है। और अभी तक जो केसेस हैं, जो तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के हवाले से दावे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ अंदाजे थे कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो ये मामला जो है वो ठंडा पड़ जाएगा और हुकूमत जो है वो कुछ ग्राउंड जो है वो गेन कर लेगी। लेकिन मेरा ख्याल है 2025 में भी हुकूमत इसी तरह से जो है वो लड़ती रहेगी। सियासी तौर पर जो है वो पाकिस्तान में हुकूमतों के लिए हमेशा से हमने ये मुश्किल हालात देखे हैं। तो जैसे अब हुकूमत जो है वो आगे बढ़ेगी तो इस साल में जो स्टेबिलिटी के साथ साथ हुकूमत को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ग्रोथ भी जो है वो दिखानी होगी, क्योंकि ये लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसको बहाल करना इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं और तहरीक इंसाफ जिस तरह से ये कहती है कि ये हुकूमत जो है वो काम नहीं कर सकती या ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ की हुकूमत को इस साल जो है वो कुछ करके जो है वो दिखाना होगा और यही शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। राइट, कामरान साहब की जानिब बढ़ते हैं। कामरान साहब, आप बताइएगा, इंटरनेशनल पर कड़ी नज़र आप रखते हैं, तो अब नई सरकार आ रही है, ट्रंप इंतज़ामिया आ रही है, तो ट्रंप इंतज़ामिया के बाद अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं 2025 में पाकिस्तान की खासकर क्या होने वाली है? पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मुआशी चैलेंज है। इस वक्त भी हम IMF के प्रोग्राम में हैं और उसकी वजह यही है कि हमने अपने जो बुनियादी फंडामेंटल्स हैं मुआशी, उनको ठीक नहीं किया। और अब जो मौजूदा हुकूमत है वो एक कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को इस मुआशी मुश्किलात से निकाला जाए और एक नए प्रोग्राम का भी उन्होंने ऐलान किया है और करने जा रहे हैं। और वो पाकिस्तान के लिए एक नया विज़न जिसकी वो बात कर रहे हैं, जैसे उड़ान पाकिस्तान उन्होंने कहा है, और पाकिस्तान की जो मौजूदा मईशत का हुजम है $365 बिलियन, उसको लेकर के वो $1 ट्रिलियन की इकॉनमी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो शहबाज हुकूमत के लिए 2025 में जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस हद तक जो बाकी सियासी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ है, उनको साथ मिलाते हुए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करेंगे। 2024 के आखिर में एक हमने अच्छी खबर ज़रूर देखी कि बिलाखिर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। अब क्या 2025 में वो जो मुज़ाकरात हैं किसी करवट बैठेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरा, 2025 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि 20 जनवरी को अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर वाइट हाउस में आ रहे हैं। और जो ट्रंप हैं उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े वो गैर रिवायती सियासतदान हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं। और जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं उनको ये तवक्को है कि माजी में, क्योंकि जब पहली मरतबा वो सदर मुंतखब हुए थे तो इमरान खान के साथ उनकी एक अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री थी, तो शायद वो इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि वो इमरान खान को रिहा करें। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करें तो ये मामला इतना सादा नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि माजी के बरक्स आज अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं है। और अगर
फ़र्ज़ करें कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को किसी तरह का दबाव आता भी है, तो पाकिस्तान ने जो फ़ैसला करना है वो अपने मफाद में करेगा, और लगता नहीं है कि पाकिस्तान अमरीकी दबाव में आ कर के कोई ऐसा फ़ैसला करेगा कि जिससे इमरान खान जो हैं वो रिहा हों। और ये भी सवाल अभी तय होना बाकी है कि क्या अमेरिका के लिए इमरान खान की रिहाई जो है सबसे बड़ा इशू है। तो 2025 एक चैलेंजिंग ईयर होगा, क्योंकि 2024 के जो मसाइल हमने देखे वो सियासी मैदान में हों, वो मुआशी मैदान में हों, या फिर सिक्योरिटी के हवाले से हों, तो वो मसाइल जो हैं वो साथ लेकर के हम 2025 में दाखिल हो रहे हैं। मुआशी एतबार से कुछ तब्दीलियाँ हमने देखने को मिली, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान ख़तरों से बाहर आ गया है। अभी भी कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिसका पाकिस्तान को सामना है, और 2025 में यकीनी तौर पर जो शहबाज हुकूमत की सलाहियतें हैं, शहबाज हुकूमत की जो भी एबिलिटी है, उसके लिए हर लिहाज से 2025 जो है वो एक टेस्टिंग साल होगा। हर लिहाज से टेस्टिंग ईयर 2025, और इसी पर ही हम बात कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक है अपडेट्स की, उसके बाद हम वापस आएंगे और यही बात करेंगे कि जो अभी मौजूदा हुकूमत है इसको 2025 में कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिनका सामना होगा। मुआशी विजन भी दिया जा रहा है, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, साथ ही साथ ये पूरी जो सिचुएशन बन रही है सियासी, तो इस पर मज़ीद बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ये साल 2024 का जो आखिरी सूरज है वो तलू हुआ है, और ये क्या तलू हुआ, उसके साथ साथ जो रात में चमकते दमकते हमारे सितारे हैं वो दिन में दिखाई देना शुरू हो गए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तमाम तर सीनियर तज्जियाकार, हमारे एनालिस्ट, हमारे एंकर पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम अपनी बातचीत का सिलसिला एक बार फिर उसका जोड़ते हैं सिलसिला और उसका आगाज़ करते हैं। 2024 और 25 की बात हो रही है, 2024 की तो बात हो रही है, 25 में क्या होने जा रहा है, हुकूमत क्या करने जा रही है, उस पर एक बार फिर से तबसरा ले लेते हैं। जावेद चौधरी की जानिब बढ़ते हैं। जावेद साहब, आप बताइएगा 2025 आपके ख्याल से कैसा रहने वाला है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से सियासी इस्तेहकाम तो हमें नजर नहीं आ रहा मुल्क में। अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब नया सियासी और माशी विजन दे रहे हैं, ये दे तो सकते हैं, प्लान तो वो बना सकते हैं। ज़ाहिर है हर गवर्नमेंट का एक प्लान होता है, और इस गवर्नमेंट का भी है प्लान, और ये अपना एक प्लान बना भी लेंगे और पूरी एक किताब बना के कौम के सामने रख भी देंगे, बल्कि मत्थे मार देंगे कौम के। लेकिन सवाल ये कि क्या उस माशी विजन पे अमल दरामद भी हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल है कुछ $100 बिलियन का सवाल है कि जनाब ये हमने एक बुक बना दी, लेकिन अब इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होगी। तो मेरा ख्याल है जब तक इमरान खान साहब को ये राज़ी नहीं करते या इमरान खान साहब के साथ इनकी कोई सेटलमेंट नहीं होती, तो आप एक माशी प्लान बनाएं, 2 बनाएं या 10 बनाएं या 100 बना लें, फ़ायदा कोई नहीं होगा। क्योंकि रुकावट जो है पाकिस्तान की तरक्की में वो सबसे बड़ी वो इमरान खान साहब हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ पब्लिक है। इमरान खान साहब इतनी मशक्क़तें बर्दाश्त करने के बावजूद, इतना रगड़ा लगने के बावजूद कंट्रोल में नहीं आ रहे, वो जेल के अंदर बैठ के भी इस पूरे सिस्टम के लिए थ्रेट हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो रुकावट हैं इस गवर्नमेंट के विजन में या मुल्क के माशी विजन में। तो आपने अगर कोई विजन क्रिएट करना है, तो मेरा ख्याल उस विजन का जो पहला सफ़ा है, बल्कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सफ़ा भी यही होना चाहिए कि इमरान खान साहब को हमने कैसे राज़ी करना है, या इमरान खान साहब को हमने सिस्टम में कैसे लेके आना है। जब तक खान साहब जो हैं वो सिस्टम में नहीं आएंगे, 2025 में गवर्नमेंट को खास फ़ायदा नहीं होगा। आप जितना चाहे विजन बना लें, क्योंकि 2025 में खान साहब बड़े इंपॉर्टेंट है और इनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो इमरान खान साहब को राज़ी करने का कोशिश करें। दूसरा, ये मुज़ाकरात का आपका सवाल है, तो मुज़ाकरात ज़ाहिर स्टार्ट होने वाले हैं और 1 या 2 दिनों के अंदर हो जाएंगे, लेकिन मैं को बहुत ज़्यादा इस पर मुझे उम्मीद नहीं है। हाँ, सिर्फ एक है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, ज़ाहिर वो आ तो जाएंगे, और वो आते ही पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालते हैं कि इमरान खान मेरा दोस्त है, उसको बाहर निकाला जाए, या अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो अमेरिका अपनी सारी दौलत जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर देगा, या आपकी सारी मुसीबतें और मशक्क़तें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये ट्रंप साहब जो अगर अपना दबाव या अपना प्रेशर जो है, या अपनी जो कीमत, अपना जो वज़न है, वो इमरान खान साहब के हक़ में डाल देते हैं पलड़े में, तो फिर तो बहुत फ़ायदा हो सकता है, फिर ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। वरना इन मुज़ाकरात से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखनी मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी होगी। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, बेवकूफ़ी होगी आप कह रहे हैं अगर बहुत ज़्यादा उम्मीद हम रखते हैं। तो आमिर साहब, आपको क्या लगता है चैलेंजेस से भरपूर होने वाला है 2025 मौजूदा हुकूमत के लिए?
देखें, जहां वो सियासी तौर पे फंसे हुए हैं पीटीआई के साथ, माशी तौर पे कुछ बेहतरी आई है, लेकिन साल डेढ़ साल तो लगना है। अगर मामलात इस तरह ही चलें कि बेशक सियासी तलातुम भी रहे लेकिन बेहतर रहे और कोई बहुत बड़ा हंगामा ना हो, तो साल डेढ़ साल बाद हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। और ये मौजज़ा होगा कि पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं 2 दिन के बाद, उसका पहला ओरिजिनल मरहला शुरू होना है, वो कैसे ठीक हो सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कोई पॉजिटिव वाइब आए, क्योंकि 6 जनवरी को इमरान खान की सज़ा मेरे हिसाब में तो यकीनी है। अगर वो फैसला आ जाता है तो वो एक दफ़ा फिर इन मुज़ाकरात में ब्रेक आएगी। लेकिन होना तो मुज़ाकरात से ही हल है, लेकिन इमरान खान साहब और उनकी टीम नहीं समझ रही कि इस तरह टकराने से मामला हल नहीं होते। हमें बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाला साल हमारे आम आदमी के लिए बेहतरी का साल हो। बिल्कुल सही। जी, 6 जनवरी की बात की और आमिर साहब जो रोशनी डाल रहे हैं वो 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। अगर फैसला इमरान खान के हक में नहीं आता है, महफूज फैसला है, तो मुज़ाकरात का तसलसल है, उसमें एक ब्रेक पड़ सकता है। आमिर साहब ये कह रहे हैं। मुजम्मिल, आप क्या सोचते हैं? आपके ख्याल से मुज़ाकरात का क्या सिलसिला रहेगा? दोनों हुकूमत और इस वक्त पीटीआई के माबैन जो मुज़ाकरात जारी हैं, चार्टर और डिमांड जो है 2 जनवरी को पेश करने वाले हैं, उसके अलावा 2025 आपके ख्याल से कैसा रहेगा ओवरऑल? देखिए, मईशत की जहाँ तक बात है तो उसमें रिसेंटली जो एक्नॉलेजमेंट्स की गई हैं, यही कह सकते हैं कि किसी हद तक जो इन्फ्लेशन थी उसको नीचे लाने का दावा किया हुकूमत ने। अब वो ऑन ग्राउंड कितनी है ये तो शहरी बता सकते हैं, लेकिन गालिबन पीटीआई के एक्स चीफ की तरफ से भी, पीटीआई के जो एक्स चीफ हैं उनकी तरफ से भी इस बात को एक्नॉलेज किया गया कि कुछ ना कुछ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वापस आई। मीडिया ने रिपोर्ट किया। अब बड़ा चैलेंज तो ऑब्वियसली हमेशा पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत के लिए एक ही होता है, और वो ये होता है सस्टेन करना। यानी कि जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड में कभी ये बात नहीं होती कि एक वज़ीर आज़म आ गया है, एक हुकूमत आ गई है, ये 5 साल पूरे करेगी या नहीं करेगी। पाकिस्तान में अब भी सबसे सेंट्रल डिबेट यही होती है हर हुकूमत को लेकर, और इसके बारे में भी यही है कि इस साल जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं शहबाज शरीफ साहब के अपने, उसमें से सस्टेन करना सबसे पहला चैलेंज होगा। दूसरा मईशत ही होगा, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है तो पाकिस्तान में आपका रूल जो है वो जस्टिफाइड होता है। अदरवाइज़ लोग इन्फ्लेशन को बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। इवन 18th अमेंडमेंट करने के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत महंगाई पर और लोड शेडिंग पर चली गई थी। अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा एहतजाज जो है वो इन्फ्लेशन पर हुआ था। तो हम ये देखते हैं कि एक तारीख है यहाँ पर कि अगर मईशत में परफॉर्म नहीं करेगी कोई हुकूमत तो गारंटी नहीं है उसकी सर्वाइव करने की। साथ साथ जो मुज़ाकरात के हवाले से आपने बात की, देखें उसमें अचानक से दोनों फरीकैन का राज़ी हो जाना भी ये बताता है कि तमाम पाकिस्तान के जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं वो चाहते हैं कि कोई बातचीत हो। लेकिन ये भी हमें मालूम है कि मैंडेट वापस करने की बात करना पीटीआई की तरफ से, अचानक से उससे वापस हो जाना, ये सिग्निफाई करता है कि उनको उम्मीद हुकूमत से नहीं है। वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी इसका हिस्सा बने इस प्रोसेस का, और हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। और अब इसको आप डील कहें या कुछ भी कहें, लेकिन कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर वो भी सीख कर रहे हैं। और अब 2 रोज़ बाद गालिबन इस पर एक और नशिस्त है। उम्मीद तो यही है कि उस पर कोई ना कोई मिडल वे निकाल लिया जाएगा। जहाँ तक अमेरिका में नई सरकार से तवक्को जो आप उसकी बात कर रहे हैं, उसमें देखें बहुत अनरियलिस्टिक है। एक ऐसी तहरीक जिसका आगाज़ ही अमेरिका के ख़िलाफ़ हकीकी आज़ादी लेने से हुआ था, वो अब बिलाखिर अमेरिकन पॉलिटिशियंस को शिकायतें लगाने पे ख़त्म हो रही है ट्विटर के ऊपर। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब को मसीहा बना के पेश कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि लोकल पॉलिटिक्स में इस तरह से इंटेलिजेंस नहीं होती। ये कोल्ड वॉर का एरा नहीं है, ना यहाँ पर कोई अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इतना बड़ा है स्टेज के ऊपर, और ना आपके अगेंस्ट कोई कम्युनिस्ट लीडरान है जिनको अमेरिका उठा के बाहर फेंक देगा। तो इसीलिए अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं। अगर ये लोग ये सोचते हैं कि बाहर से आकर कोई इनको छुड़ा कर ले जाएगा तो ऐसा होगा नहीं। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने अपने दौर में किसी भी मुल्क से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश नहीं की, उल्टा ख़राबी की हैं। तो इसीलिए कोई ऐसा मसीहा जो है या फिर कोई इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स है वो मटीरियलाइज हो नहीं सकता। और मैं नहीं समझता कि अमेरिका की इंटेलिजेंस का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनको कोई उम्मीद मिलेगी।
वैसे जिस मसीहा का आप जिक्र कर रहे हैं वो पीटीआई नहीं, मैं तो यही दुआ करूंगी कि पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा मसीहा आ जाए जिससे हालात जो है वो बेहतर हो जाए। जनाब, हम बात कर रहे थे अपने एनालिस्ट के साथ कि कैसा रहा 2024 और कैसा होने जा रहा है 2025। सब ने अपना तज्जिया पेश किया, आप सबके हम बहुत मशकूर हैं। सुबह सुबह हमने आपको उठा दिया आज के दिन और आपने विटनेस कर लिया, चलें हमारी वजह से अब सूरज 2024 का जो आखिरी तुलू हुआ है। आप सबका बहुत शुक्रिया, दोबारा भी आपसे मुलाकात हम करेंगे। मैं यही दुआ करूंगी कि जनाब जो पाकिस्तान के हालात है ना वो बदल जाए, और वो कैसे बदलेंगे उसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अब बस बहुत हो गया, बहुत सालों से ये इंस्टेबिलिटी हमने देख ली, सियासत में, मस्जिद में, हर जगह पर पिस रही है बेचारी अवाम। हालात नहीं बदले तो अवाम के नहीं बदले, सियासतदान बदलते जा रहे हैं लेकिन जो अवाम के हालात है ना वो किसी सूरत बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसके लिए एक नए अहद, नए अज़्म की ज़रूरत है। उम्मीद करेंगे कि 2025 जो है वो आम अवाम के लिए एक बेहतरीन साल साबित हो। इसी नोट पर छोटी सी ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में एक लाहौरी कुड़ी मौजूद हैं, बिस्मा हसन उनका नाम है। और बिस्मा के मुतालिक आपको बताएं, पाकिस्तान की खूबसूरती की शहदाई हैं ये पुरखतर रास्तों को पार करने और पहाड़ों को सर करने का शौक़ रखती हैं। ये क्लाइंबर हैं, ट्रैकर हैं और सबसे बढ़कर कल्चरल एक्सप्लोरर हैं। ये पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ तारीख़ी तहजीबों को देखने और उन्हें दरियाफ्त करती हैं और इन्होंने पाकिस्तान में जो बुद्धिस्ट कल्चर है उससे जुड़ी बहुत सी नायाब और तारीख़ी जगहों को एक्सप्लोर किया है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं कैसी हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बड़ा लाइटर सा, हल्का फुल्का सा आपका इंट्रो हमने दिया है। अचीवमेंट्स तो आपकी इससे भी कहीं ज़्यादा। ज़रा खुद के बारे में आप ही बताएं हमें। अचीवमेंट्स में तो अक्सर मुझे भी भूल जाती है। एक्चुअली मैं 2015 से ट्रैवलिंग कर रही हूँ, पाकिस्तान के नॉर्थ को ज़्यादातर एक्सप्लोर करती हूँ। स्टार्ट मैंने अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हुए किया, लेकिन फिर एक पॉइंट पर मुझे ट्रैकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और वो भी हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग या ज़्यादा ख़तरनाक ट्रैकिंग में। तो तब मैं फैमिली को थोड़ा सा साइड पर करके मैंने खुद ये जगह एक्सप्लोर करना शुरू की। तो मुझे हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स का ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब कि जो 5000 मीटर की बुलंदी पे जो ट्रैक्स होते हैं जिनके अंदर खतरनाक शौक हैं आपके। जी, जिसमें मैंने शिमशाल में सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग की, शिमशाल पास के ट्रैक्स एक्सप्लोर किए, स्पेशली विंटर्स में। विंटर्स में मतलब ये कि -30 to -40 में कैंपिंग की थी, और ये 2017 की बात है। उसके बाद मैंने शिमशाल में ही एक पीक है तकरीबन 6000 मीटर की बुलंदी पर, उसको भी विंटर में अटेम्प्ट किया था फ्रॉम अ न्यू रूट। लेकिन जब आप न्यू रूट से एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें फिर समिट के चांसेस कम होते हैं। ये मैंने 2018 में अटेम्प्ट किया। उसके अलावा फिर मैंने बेस कैंप स्पॉट किए, तिरचमीर बेस कैंप, नांगा पर्वत बेस कैंप, K2 बेस कैंप मैंने इसी साल में ही किया है, राकापुशी बेस कैंप मैंने ट्रैक किया, और शिमशाल में एक और पीक है मिंगलिक्सर, वो भी मैंने अटेम्प्ट की थी बट वो समर्स में की थी। इसके अलावा ये मेरे ट्रैकिंग के इंटरेस्ट हैं, हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग। इसके अलावा मुझे कल्चरल एक्सप्लोरेशन में रिसेंटली तकरीबन 3 साल हुए ये शौक बहुत ज़्यादा लगा था। बुद्धिस्ट कल्चर के हवाले से क्या क्या कुछ दरियाफ्त किया आपने? बुद्धिस्ट कल्चर मैंने एक्सप्लोर किया है सवात की साइड पर, सवात में भी और पेशावर की साइड पे भी, और कुछ मैंने चीज़ें स्कर्दू में भी देखी हैं। बुद्धिस्ट के हवाले से मैं ये कहूँगी कि कल्चर, इस एक्सप्लोरेशन के दौरान मुझे पता चला कि असल में बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में इसी खित्ते से ही फैला था। यहीं से फैला गया था। जो हमारा टेक्सला है वो बेसिकली एक हब होता था, एक यूनिवर्सिटी टाइप होती थी जगह, जहाँ से बुद्धिज़्म पढ़ाया जाता था और फैलाया जाता था। तो आपको सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स और पुराने मतलब बुद्धिज़्म के अर्ली टाइम की चीज़ें आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि ये एक्चुअली एक सेंटर होता था जहाँ से उस टाइम पर ट्रेड होता था, सारे यहाँ से गुजर के जाते थे, ट्रेडिंग सेंटर होता था, और इसी जगह से बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में फैला गया। तो अभी मैं इसके ऊपर मज़ीद एक रिसर्च भी कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट्री भी बनाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं फर्दर फैक्चुअल बातें मैं तभी करूँगी जब मेरे पास प्रॉपर फैक्ट्स होंगे। जिसमें से एक जगह जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है सवात की है, सवात में है जहानाबाद बुद्धा के नाम से। वो एक गांव में एक पत्थर है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा बुद्धा उन्होंने बनाया हुआ है, और उसका ट्रैक इतना अनएक्सपेक्टेड था। लाइक मैं 20 मिनट्स का ट्रैक था और मैं ट्रैक करके जा रही थी और मैं सोच रही थी यहाँ पर क्या होगा, क्या नहीं मिलेगा मुझे, मगर मैंने सडनली एक लेफ़्ट साइड पर टर्न लिया और मेरे सामने इतना बड़ा पत्थर था जिसके ऊपर
लाइक ह्यूज साइज का बुद्धा उसके अंदर बना हुआ था। और उसके बाद जब मैंने अपने राइट साइड पे देखा तो वहाँ से पूरा शहर और पूरा गांव नज़र आ रहा था। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी बुद्धा के ड्राइंग बनाते थे या क्राफ्ट करते थे तो वो एक बहुत ऊंची जगह पे करते थे और इस डायरेक्शन में करते थे जहाँ से पूरा गांव या सिटी नज़र आती हो, ताकि वो एक फील आए कि बुद्धा इज वॉचिंग ओवर एवरीवन। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टिक मोमेंट था और थोड़ी देर के लिए आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट कि ये मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसमें आपने बताया कि ट्रैवलिंग का शौक आपको पैदा हुआ अपनी फैमिली के साथ, पहले स्टार्ट में आपने किया और फिर उसके बाद ट्रैकिंग। जो कल्चरल एक्सप्लोरर है ये एक नई टर्म है हमारे लिए, ये ख्याल आपको कब से आया? और पाकिस्तान में अभी तक जिस तरह से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, कितने कल्चर्स मौजूद हैं जब तक आपने विटनेस किए? अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग के साथ स्पिरिचुअलिटी बहुत कनेक्टेड रहती है हमेशा। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो इट वाज अबाउट मी। मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने थे, मुझे ट्रैकिंग करनी थी, मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स टेस्ट करनी थी कि मेरी कितनी स्ट्रेंथ है। इसीलिए मैं पहाड़ों की तरफ जाती थी, मैं हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स करती थी कि मुझे आई वॉज कंसर्न्ड अबाउट माई सेल्फ कि मुझे अपने शौक पूरे करने हैं। मगर उस अब कल्चर को तो हम कभी अलग नहीं कर सकते। मतलब जिन पहाड़ों में भी मैं जाती हूँ वहाँ पे उनके लोग तो पाए ही जाते हैं। तो किसी पॉइंट पर मुझे एक सडन रियलाइजेशन हुई, आप कह सकते हैं, कि जब आई वॉज टायर्ड ऑफ लाइक फुलफिलिंग माई ड्रीम्स, तो मुझे एक क्यूरियोसिटी है कि यार दूसरे लोग क्या देखते हैं, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, ये जिन पहाड़ों में मैं जाती हूँ यहाँ के लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं, ये कैसे रहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं लाइफ में। तो वहाँ से एक कल्चरल एक्सप्लोरेशन की का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और जो मैंने सबसे फर्स्ट कल्चर एक्सप्लोर किया था वो कैलाश का था, जो चित्राल में है। एक छोटा सा ट्राइब है, बहुत छोटा सा, 4000 तकरीबन मैक्सिमम लोग हैं। हो चुका है वो, अब तो बहुत पॉपुलर, अब टूरिज्म की वजह से तो त्योहारों के बारे में जानते हैं। लेकिन आप क्या समझती हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है इन कल्चर्स पे, जिसकी वजह से ये मांद पड़ना शुरू हो गए थे और अब हमें दिखाई देने लगा है कि रिपल्सिव हो गए हैं ये कल्चर्स किसी हद तक ग्लोबलाइजेशन को लेकर, क्योंकि पहले इसको अपनाने लगे थे और अब ये अपनी शनाख्त को ढूंढने लगे हैं, जिस तरह से आप भी ढूंढ रही हैं। बिल्कुल, ये बात आपने सही की। लेकिन अब मुझे लगता है कि उनको एक थोड़ी सी ये अवेयरनेस आ रही है कि लोग आकर उनको, मैं स्पेसिफिकली कैलाश की बात करूंगी, कि लोग उनको देख रहे हैं, लोग आते ही उनको देखने के लिए, उनका कल्चर देखने के लिए। तो अब वो किसी हद तक अपना कल्चर प्रिजर्व करने की कोशिशें कर रहे हैं। पहले वो ख़त्म होता जा रहा था, लेकिन अब वो उसको प्रिजर्व कर रहे हैं कि हम किताबों में लिखें, हम डॉक्यूमेंट्रीज़ में या वीडियो फॉर्म में इसको सेव करें। मगर आप ये कह सकते हैं कि जब हम वहाँ जाते हैं तो हम डेफिनेटली अपने तौर तरीक़ों से उनके कल्चर को पॉल्यूट कर रहे होते हैं। और उनकी जो न्यू जनरेशन है उन्होंने वो पॉल्यूशन अडॉप्ट कर ली है हमारी। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी अब ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि अब जैसे कैलाश के जो लड़के हैं, दे डू नॉट वेयर दोज ट्रेडिशनल ड्रेसेस एनीमोर। लड़कियां पहनती हैं ट्रेडिशनल ड्रेस, मगर लड़के अब वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहनते। फेस्टिवल्स पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो जीन्स और जैकेट्स और शर्ट्स में नजर आएंगे, जबकि लड़कियां वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन रही हैं। तो ये इफ़ेक्ट तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसमें वही वाली बात है कि सबसे बड़ा चैलेंज आजकल आई थिंक हर कल्चर के लिए और यूथ के लिए इन जनरल ये है कि हम अपनी शनाख्त ना खो दें। जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, उस सब में हम अपने शनाख्त, अपने वैल्यूज़, अपना कल्चर खो रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, बस मुझे बताएं कि आपने बताया कि आपको शौक जब पैदा हुआ, फिर आपने ये सब कुछ स्टार्ट किया और एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया अपने लिए। फैमिली की सपोर्ट हमेशा से रही? मतलब जितने ख़तरनाक आपके शौक हैं ना, मुझे नहीं लगता कि इतने आराम से आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो किस तरह से उन्हें मनाया आपने, या फिर वो टाइम कैसा था और आप कैसी सपोर्ट है? असल में जब स्टार्टिंग में जो छोटे मोटे ट्रैक्स होते थे फेरी मेडोज़ का, और वो तो मैं अपनी फैमिली को साथ लेके जाती थी कि वो भी एक्सपीरियंस करें कि ये कैसा है। तब तो तसव्वुर ही नहीं था कि मैं अकेले बाहर निकल जाऊं घर से, तो इसीलिए मैं उनको साथ ले जाती थी। अब फिर मैंने एक पॉइंट पर सोचा कि आप लोगों ने देख लिया ना ये होता है, ये ट्रैकिंग होती है, तो अब इससे ज़्यादा जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उसमें ये था कि उन्हें टेंशन तो थी, लेकिन अभी डिफ़िकल्टी लेवल्स मैंने उनको बताए नहीं थे, वो मैंने वापस आके बताए थे कि इस हद तक डिफ़िकल्टीज़ थी। लेकिन हमेशा फैमिली में अभी तक ऐसे होता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे एक एक चीज़ की डिटेल देकर
लोकेशंस शेयर करके कि मैं इधर जाऊंगी, मैं किन को लेकर जा रही हूँ, उनके बारे में बताना है। मतलब मुझे एक एक डिटेल अपनी अम्मी को देकर जानी पड़ती है और मुझे इसमें कोई वो बुरा फील नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है कि आप जो करना चाहते हो करो, तो उसके बदले में बस मुझे उन्हें एक एक डिटेल देनी पड़ती है अपनी। कहती नहीं है कि बिस्मा नहीं ये बड़ा खतरनाक जो तुम बता रही हो, अब सबको कहती प्लीज हैं। नहीं और जाओ। जंगली हयात होते हैं, इतने जंगल हैं बीच में, उससे कैसे डील किया जाए उस वक्त? जंगली क्योंकि बहुत सारी जगहों पर तो हमारे जो हैं बड़े खतरनाक जानवर भी मौजूद हैं। मैं सच बताऊँ तो जंगली हयात देखने की मेरी ख्वाहिश ही रह गई है, मुझे अभी तक वो नज़र नहीं आया। अब जैसे यज़गिल सर पर जब मैं थी तो वो बहुत एक डेंजरस टाइप का मेरा एक्सपीडिशन था, क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन, क्योंकि न्यू रूट से क्लाइंब कर रहे थे, अजीब सी जगहों पे कैंपिंग कर रहे थे जहाँ जगह भी नहीं थी, लाइक स्लोप पर थोड़ी सी स्पेस बना के कैंप कर रहे थे। तो जिस दिन लाइक नेक्स्ट डे जब मैं ऊपर से वापस नीचे आ रही थी, तो जिस जगह पिछले दिन कैंप किया हुआ था वहाँ पे स्नो लेपर्ड के फुटप्रिंट्स नज़र आए थे मुझे, मगर स्नो लेपर्ड नज़र नहीं आया। तो वो मैं अभी तक मतलब मेरा आमना सामना किसी जंगली हयात से नहीं हुआ, ऑल्दो ये मेरी विश है। मतलब मैं जहाँ से गुजरती हूँ मुझे उनकी चीज़ें नज़र आती हैं। लाइक एक जगह मैंने देखा था शिमशाल पास जाते हुए एक यॉक था, उसको एक वो मरा हुआ था और वुल्फ्स ने उस पर अटैक किया हुआ था। तो लाइक मेरा फेवरेट जानवर वुल्फ है एंड मैं मतलब मैंने कहा है ना जरूर बहुत इसको खतरनाक देखना शौक हैं आपके, खतरनाक किस्म के दुआ जानवर आपके करें कि आपका फेवरेट हैं। सामना ना हो। दूर दूर से तो नजर बिस्मा आए। की बकेट लिस्ट में अब क्या क्या है, क्या क्या करना रह गया है? बिस्मा ने क्या क्या सोचा है कि अब आगे मेरे ये प्लान है और ये मैंने करना? मैंने एक्चुअली मैं क्लाइंबिंग की तरफ वापस आऊँगी बहुत जल्दी, लाइक माउंटेनियरिंग की तरफ, पहाड़ सर करना। वो भी मैं थोड़ा सा पीछे हट गई थी कि मतलब मेरे घर वाले थोड़ा डर जाते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक गेम है, लेकिन मैं उस साइड की तरफ वापस आऊँगी। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक कल्चरल डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड एडवेंचर डॉक्यूमेंट्रीज़। वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री बहुत दूर की बात है, मगर वो मेरे एक लॉन्ग टर्म गोल्स में है। मेरे नियरेस्ट गोल्स में है मोर ट्रैक्स, मोर एडवेंचर, क्लाइंबिंग न्यू पीक्स एंड मेकिंग कल्चरल डॉक्यूमेंट्रीज। राइट, तो ये वैसे काफ़ी महंगा शौक है, काफ़ी महंगा प्रोफेशन है। अगर आप इस पर ही इसी ट्रैक पर चलते रहे तो आप सोचती हैं कि इसको मेंटेन रखा जा सकता है, इसको मुस्तकिल तौर पर किया जा सकता है? और वो लोग जो अब इस आपको देखकर, खासकर ख़वातीन, वो जो आपसे इंस्पायर होकर इन ट्रैक्स पर चलना चाहेंगी, क्या कहेंगी उनको? महंगा शौक, अब ये महंगा शौक तो है, मगर आई थिंक कि कुछ लोग ही पैसे अपनी जेब से लगाते हैं, वरना इसके लिए माउंटेनियरिंग के लिए स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं। आपको अपनी एक प्रोफाइल डेवलप करनी होती है एज ए ट्रैकर एडवेंचर, और फिर आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं। तो बेसिकली आपका पर्सनल पैसा नहीं उतना लग रहा होता, उनका लग रहा होता है जो आपको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। मगर अगर मैं ट्रैकिंग वगैरह की बात करूँ, तो जब मैं स्टार्ट में ट्रैक करती थी तो मुझे जो स्टडी स्कॉलरशिप मिलती थी वो मैं अपनी ट्रैकिंग पे लगा देती थी। उसके बाद फिर मुझे एक पॉइंट पे एहसास हुआ कि काम ऐसे नहीं चलेगा। मतलब जॉब जब मैंने स्टार्ट की तो फिर मैं जॉब के ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा बिजी होती थी, एडवेंचर को टाइम नहीं देती थी। तो मैंने इसका सॉल्यूशन ये ढूंढा दैट आई बिकेम अ टूर गाइड एंड टूर ऑर्गेनाइजर माई सेल्फ। तो मैं 3 साल से यही काम कर रही हूँ, मैं इसी प्रोफेशन में हूँ। मैं खुद टूर गाइडिंग करती हूँ, गर्ल्स टूर्स लीड करती हूँ, तो मेरा अपना शौक भी पूरा हो जाता है, मेरे पास पैसे भी आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। बिस्मा, बेस्ट ऑफ लक। हम तो देख रहे हैं कि बिस्मा इंशाल्लाह इंटरनेशनल समर्स भी करती है, हमें दिखाई दे रही है जी। इस तरह की हैं हमारी पाकिस्तान की लड़कियां, ये देखिए, ये है हमारा पाकिस्तान और हमारी पहचान। छोटी सी ब्रेक पर हम जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद जी। ज़रा बात करते हैं कि मौका चाहे खुशी का हो, खुशी जीत की हो या आज़ादी की हो, कोई शादी ब्याह का इवेंट हो या नए साल की आमद का जश्न हो, आम तौर पर यही देखने में आया है कि ऐसे मौक़ों पर नौजवान अपनी खुशी का जो इजहार है वो करने के लिए सड़कों पर ही निकल आते हैं। और बस फिर हर तरफ क्या होता है, एक तमाशे का मंजर होता है। कहीं वन व्हीलिंग की जाती है, सड़कें ब्लॉक करके सब रास्ते रोक दिए जाते हैं, कहीं हवाई फायरिंग के वाक़यात भी नज़र आते हैं, और कहीं इस कदर आतिशबाजी की जाती है कि बच्चों से लेकर ज़ईफ़ों तक हर कोई सहम कर रह जाता है। और ऐसे में लाहौर के नौजवानों के लिए न्यू ईयर किसी बड़े त्यौहार से कम नहीं है, और ऐसे मौके पर हुल्लड़बाजी होती है, वन व्हीलिंग जैसी गैर कानूनी और ख़तरनाक किस्म की हरकतें भी की जाती हैं। आज हमने इसी मुनासबत से एक्सप्रेसो में मदऊ किया है हमारे नए तैनात होने वाले CTO लाहौर DGI अतर वहीद साहब को। DIG साहब की इमा पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस का फर्स्ट क्लीन देन क्लियर का खुसूसी मिशन जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें तजावुज़ात, ट्रैफिक में खलल और गैर
कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ ट्रैफिक कॉम्बिंग ऑपरेशन होंगे और लाहौर के तमाम जो चौकिंग पॉइंट्स हैं उनकी सेफ सिटी कैमरा से सर्विलेंस भी की जाएगी। और मजीद नए CTO लाहौर से ही जान लेते हैं कि वो नई जिम्मेदारियां कितनी चैलेंजिंग हैं, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कैसे जारी है, कब से शुरू होगा और न्यू ईयर के हवाले से जिंदा दिलों के शहर लाहौर के लिए क्या इंतजाम कर रखे हैं। बहुत शुक्रिया DIG साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड। कैसे आप? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक। आज बिजी स्केड्यूल में आपने टाइम हमारे लिए निकाला, हम बड़े मशकूर हैं आपके। ये बताइएगा कि आज की क्या तैयारियां हैं? बहुत हुल्लड़बाजी होने वाली है, रात को न्यू ईयर मनाने के लिए मंचले जो हैं वो निकलेंगे। कराची में बंदोबस्त हमने देखा है, कराची में तो फायरिंग पर भी पाबंदी है, और यहाँ क्या सूरत हाल रहेगी लाहौर? यहाँ पे भी ऑफ कोर्स फायरिंग पे भी पाबंदी। बेसिकली जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तो अक्रॉस द कंट्री एक ही होते हैं। राइट। हमारे यहाँ जाहिर है ये, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सिनेरियोज आपको पूरी दुनिया में मिलते हैं। आप इफ़ यू गो टू लंदन, न्यूयॉर्क, न्यू ईयर पे वहाँ पे कैसा न्यू ईयर होता है, तो पाकिस्तान में कोई मुख्तलिफ नहीं होता। ये जुबिलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, तो उसके लिए डेफिनेटली लॉ इन्फोर्समेंट अपने आप को प्रिपेयर करती है। हमारा एक बेस लाइन होती है कि अनटिल अनलेस किसी को हार्म ना किया जाए या किसी चीज़ में ऑब्स्ट्रक्शन ना पैदा की जाए, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक के फ्लो को रोका ना जाए, या किसी की डिग्निटी को आई थिंक अटैक ना किया जाए, या उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। उस पर फिर वी विल रजिस्टर द केसेस अगेंस्ट दोज पीपल। हमारे स्क्वाड्स हमने बना लिए हैं हर DSP के साथ, मैं खुद भी हूँगा। अगर कोई ऐसा हुआ तो वी विल रजिस्टर द केसेस और उनको फिर हवालात में न्यू ईयर बनानी पड़ेगी। अच्छा, और सर सबसे पहले तो ओहदा संभालने पर हम एक्सप्रेसो की जानिब से आपको कंग्रेचुलेट भी करेंगे, और आते ही बहुत सारे इकदाम तो आपने किए हैं, जिनमें से एक जो है वो आपने जो चलान टारगेट एक होता था वो ख़त्म किया है। तो सर ये इसके पीछे क्या रीजंस हैं? और ये अवाम के लिए तो वैसे एक खुशी की खबर ही है, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है कि जब टारगेट पूरा करना होता है, ख़ास तौर पर जब इस तरह के इवेंट्स आते हैं, तो फिर हर जगह नाके लग जाते हैं और फिर बिला वजह के चलान भी होते हैं। ये अवाम का पॉइंट। पहली तो मिसकंसेप्शन ये है कि कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई टारगेट नहीं दिया गया, नंबर 1। और दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि किसी भी CTO की तरफ से आज तक कोई चलान का टारगेट नहीं दिया गया। मेरे से पहले भी जो CTO उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और स्ट्रेटजिक प्लानिंग पे ही काम किया है, और मेरा ख्याल में उसी की कंटिन्यूशन में आगे मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन ये कि मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इस तरह फ़र्क है कि मैं ये कहता हूँ कि पहले आप अपने लाहौर को साफ़ करें। बहुत गंद मचा हुआ है, रेड़ियाँ हैं, पता नहीं क्या कुछ है, आधी सड़क इन्होंने कब्जे में ली हुई है। मेरा जो टारगेट है कि 10-15 दिन में लाहौर को साफ़ करना है एट एनी कॉस्ट। हाँ, मैं 22 साल सर्विस हो गई है दुनिया के 25-30 ममालिक में रहता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, लंदन, अमेरिका, यूरोप से मैंने PhD की है। आई हैव सीन द वर्ल्ड, उनके पुलिसिंग सिस्टम को मैंने देखा है। तो ये है कि एक कंसर्टेड एफर्ट्स लॉ इन्फोर्समेंट से जिस चीज़ पे होती है वो ख़त्म हो जाती है। स्टेट या रियासत या कोई भी अदारा अगर फैसला कर लेता है कि ये चीज़ हमने ख़त्म करनी है, वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसमें की वर्ड इज़ द फोकस। इफ़ हम इसको 1-2 दिन करेंगे, और ज़्यादातर लोग यही समझते होंगे कि इस तरह के पहले ऑपरेशन पहले भी हुए हैं, 4 दिन बाद फिर ख़त्म हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं रहूँगा लाहौर को साफ़ करके रहूँगा, और पहले साफ़ करूँगा और फिर इसको चलाऊँगा। फर्स्ट क्लीन एंड देन क्लियर, क्योंकि आप जितनी मर्जी आप पेनेटिव साइड पे एक्शन लें तो उसका ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हेलमेट की कंप्लाइंस बढ़ जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ कि अभी लाहौर के लोगों को है, वो दे हैव टू वेट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में आधा घंटा लग जाता है। लेकिन ये मैं पिछले साल लंदन में था कि ऑफिशियल विजिट पे था, पढ़ता भी रहा हूँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने मास्टर्स किया है। तो आप अभी लंदन में जाके देखें, सेंट्रल लंदन से आपको हीथ्रो एयरपोर्ट पे जाने के में कितना वक्त लगेगा, मोर देन 1 आवर, बिल्कुल, और वो भी अर्ली आवर्स में। बिल्कुल, आप दिन के वक्त आप सेंट्रल लंदन में गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं, पेरिस में चले जाएं, पेरिस की आप ट्रैफिक देखें,
तो ये जो मेगा सिटीज़ होते हैं ना, ये अल्टीमेटली इनके ये प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। Right. अब तेहरान में प्रॉब्लम देखेंगे, वहाँ पे तो उन्होंने ऑड टाइम्स नंबर रखे हुए हैं कि इस ऑड नंबर की गाड़ी डे टाइम में आ सकती, इस नंबर की गाड़ी इवनिंग में आ सकती। सेंट्रल लंदन में रश आवर्स के लिए उन्होंने दे हैव फी फॉर दैट। जब मैं था उस वक्त उस 10 bucks आई थिंक उस वक्त थे, उसकी फ़ी थी अगर आपने सेंट्रल लंदन में आना है। तो इसको अगर लार्जर सिनेरियो में देखा जाए ना, तो वो कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज समटाइम मिसलीडिंग। तो ओवरऑल हमारे जो परसेप्शंस होती हैं वो दूसरी दुनिया को देखे बगैर डेवलप हो जाती हैं, और हम चाहते हैं कि हम 100 की स्पीड में मार रोड पे जाएं। और ये थोड़ी सी एक अनरियलिस्टिक सी एक एक्सपेक्टेशन है। और दूसरा ये है कि आपने ये गंद 70-72 सालों में डाला हुआ है, अब इसको ख़त्म करने के लिए भी कुछ साल तो लगेंगे और स्ट्रेटजी के साथ होंगे। अब इस तरह की ट्रांसपोर्ट तो आपकी पूरी दुनिया में नहीं, अफ्रीका में भी ये आपको चिंची टाइप और लोडर रिक्शे जिसमें इतने लंबे लंबे सरिये निकले होंगे, ये वहाँ तो आपको नैरोबी और बाकी शहरों में भी नज़र नहीं आएंगे जो आपने आज़ादात अब तक कर चुके हैं। तो इसलिए इट इज़ नॉट ओनली ए ट्रैफिक पुलिस जॉब, इट इज़ आई थिंक ए कंसर्टेड एफर्ट बाय ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो सिटीजन्स खुद हैं। कल मैंने 2 लड़कों को खुद रोका जिनके पास हेलमेट उनके लगा हुआ था मोटरसाइकिल के साथ और पहना नहीं हुआ था, और फिर रोक के उनको बताया कि भाई आपने क्यों नहीं पहना हुआ, राइट। तो उनके पास कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं था। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले MM आलम रोड के ऊपर वेटिंग के एरिया में नहीं उधर लगाते जहाँ पे उनकी पार्किंग है, बाहर गाड़ियाँ खड़ी करके जाते हैं। वो देखने में बड़े महज़्ज़ब और पढ़े लिखे लोग हैं जो BMWs में आते हैं। लेकिन मैं एक आपको बताऊँ कि मेरी एक शुरू से अप्रोच है, 22 years ऑफ सर्विस इन पुलिस सर्विस में, मुझे 22 साल के करीब हो रहे हैं। मेरे लिए मोटरसाइकिल वाला और BMW वाला सारे बराबर होंगे, राइट। जो अगर ये भी एक परसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि गरीब लोगों को पेनलाइज किया जाता है और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि मेरे को स्टेक्स नहीं है। आई डोंट वांट टू कैरी ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये एक SP SSP रैंक की पोजीशन है। अब अगर उन्होंने DIG लगाया मुझे, तो पंजाब हाईवे पेट्रोल को मैंने 1.5 साल में रिफॉर्म करके दिया है, और इसको इंशाल्लाह 3 महीने में मैं रिफॉर्म करके दूंगा। हम देख रहे हैं सर, आपका विजन हमने नजर आ रहा है। अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी तो या तो ये किसी जगह पे एंड ऑन होगा, ताजर कहेंगे कि जी हमारी दुकानों से आगे सिर्फ 2 दिन में 400 बंदों को हवालात में डाल दिया गया। मैनू इस रब मैनी जिवें जी रब दा, ओ मैनी जिवें जी रब दा। पता चल ही गया होगा अली, हम क्या बताएं कि हमारे स्टूडियोज में मौजूद कौन है। बिल्कुल, हम अमूमन आपको अपने प्लेटफॉर्म से गुलकारों से मुलाकात करवाते हैं, लेकिन आज जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं ख़ास इसलिए हैं क्योंकि ये पंजाबी बोलियां गाते हैं और हमारे साथ नराले अंदाज में मौजूद हैं। गायकी तो नहीं कहेंगे, इसलिए बोलियां बोलते हैं पंजाब। मज़ीद इन्हीं से जानते हैं। नज़र अब्बास हमारे साथ मौजूद है, एक्सप्रेसो के मेहमान हैं आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया नज़र हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो रोशनी डालिएगा, कुछ लोग इससे आशना नहीं है, बोलियां किसे कहते हैं? बोली 2 लफ्ज़ों की एक मानी खेज, बहुत मानी है 2 लफ्ज़ों के अंदर, यानी कि समंदर को कूजे में बंद करने का नाम बोली है। वाह। और ये बोलियां शायर लिखना भूल गए थे, मर चुकी थी बोलियां। बिल्कुल। तो अल्लाह के फजल से मैंने बोलियों को नई जिंदगी दी है। बिल्कुल। और आगे से अवाम की मोहब्बत जो है
उन्होंने मुझे बड़ा रिस्पांस दिया है। और जबरदस्त, और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए हैं। जो आपने जिस तरह से जिक्र किया पंजाबी बोलियां, हाँ ये कभी सुनने में शायद आया हो पहले कि ये पंजाबी बोलियां डाली जाती थी या और अक्सर है ना फिल्मों में आपको सुनाई देती हैं। अक्सर फिल्मों के शुरुआत में आपको पंजाबी फिल्मों के और दीगर फिल्मों में जब पंजाब का कल्चर आपने दिखाना होता था बहुत कम हो गया था। और जिस नए अंदाज से, जिस नए तरीके से, और खासतौर पे आपने कहा ना कि समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है, तो आपने जो अभी आगाज ही किया है तो लगा है कि आपने जनाब क्या किया है, छा गए आप। अच्छा, तो ये कब से आपको कब ख्याल आया कि ये पंजाबी बोलियां जो हैं, या बोली मेकर आप अपने आप को कह रहे हैं, तो ये आप हो सकते हैं या आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है? मैं एक शायर बाप और राइटर बाप का बेटा हूँ। जबरदस्त। अख्तर सदीकी नाम था मेरे अबू का। 5 फिल्में लिखी उन्होंने, जीरू बदनाम, कसम खून दी, यारी दोस्ती, जिदबाजी, ये सब मेरे अबू ने फिल्में लिखी हैं। तो ये बचपन से मुझे विरसे में मिला है सारा कुछ। तो बोलियों का बचपन से मुझे शौक था, तो अब मेरी बोलियां रंग लेके आई हैं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि आजकल जो एक कल्चर डेवलप है जहां पॉप मौसीकी सुन रहे हैं लोग, और पंजाबी गाने तो आपको पता है उसका एक रीमिक्स अभी फ्यूजन नजर आ रहा है और दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं उसके, तो ये बोलियां कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, कहाँ पर इनकी जगह बनाई जा सकती है जहां पर ये आम आवाम तक भी उसी तरह से पहुंच सके? मैं तो यही कहूँगा कि इन बोलियों को बोली समझने वाला ही सुन सकता है। वाह, क्या प्यारी बात की है। समझ रहे हैं? तो आम बंदे के तो बस की बात नहीं है बोली समझना। सही बात है। बोली समझने वाला ही बोली समझेगा। और बाकी आपकी आवाज भी समझा देती है जी, जिस तरीके से। हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें फिर से सुनाएं जी कुछ। जी, मैं अरशद मंजूर साहब की बोली सुना रहा हूँ। धी सोरे आंदी कर के गुलामी, ओ मापियां दी खैर मंगदी। वाह। तो एक बोली है अंजुम सलीमी साहब की, ओ हाका मारदा पहाड़ा उते चढ़ के, ओ सजना बेलिया, ओ माया जबरदस्त जबरदस्त। ओ हाका मारदा पहाड़ा उते चढ़ के, ओ रब जिवें उच्ची सुनदा। वाह 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 वाह, क्या कमाल तरीके से आपने हमें भी समझा दी है। जो हमें वाकई एक खासा दिखाई देता है, एक पिक्चर खिंच जाती है जैसे पंजाब की किसी जो खेत खलियान में हम खड़े हैं और खूबसूरत सा जो है ना सूरज तलू हो रहा है। वैसे आज आखिरी सूरज है 2024 का। आपने इतने पक्के सुर हैं माशाल्लाह से आपके, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, सीखा है, या ये भी गॉड गिफ्टेड टैलेंट? ये सब ब्लड में ही आया मेरे में, जबरदस्त। उसकी जात का नाम है बस। राइट। अच्छा, ये पंजाबी टप्पे ये लॉन्गर वर्जन है बोलियों का अगर कहेंगे, या ये बोली एक लहदा है? अच्छा, टप्पे वो दौड़े ये एक लहदा मैटर है। बोली तो एक छोटी शार्ट लफ्ज है। हाँ। तो ऐसे ना कुछ जब सुनते हैं इसको ना, तो आपकी आवाज़ इतनी ज़बरदस्त है और उम्मीद ये पैदा हो जाती है कि अब बस मज़ा आ जाएगा, ये पूरी तस्वीर खिंच जाएगी। लेकिन वो तस्वीर कहीं अधूरी रह जाती है बोली की में सुनते हुए। तो आप इसको कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ इसको लंबा भी कर सकते हैं, जी मैं लंबा भी कर सकता हूँ। और तो फिर एक बार और सुना दीजिए। जी, मैं कुछ शायरों की बोलियां सुनाता हूँ आपको। जरूर। राइट। तो ये काफ़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है, आपको अक्सर मूवीज़ में नज़र आती है। सलीम शहजाद साहब की बोली है, ओ सी याद नुकूड़े सुटिया, ओ सी याद नुकूड़े कूड़े
याद नू कूड़े छुटिया ते रोड़िया नू अग लग गई। और साबर नाज साहब की भी एक बोली है और इस बोली को मैं पढ़ना ना फर्ज समझता हूँ। अच्छा। ओ दसो मज़बान दे ठेकेदारो ओ किथे लिखे बंदे मारने। बेहतरीन। और असगर भट्टी साहब की बोली है और बड़ी डीपली बोली है, ओ सी बोर्ड मजा जावाले, ओ सी बोर्ड मजा जावाले, हाँ सजना ऐसी ऐसी, ओ सी बोर्ड मजा जावाले, ते गमले च की अग दे। क्या बात है, क्या बात। नजर अब्बास, कमाल कमाल की आपकी जो बोलियां हैं और सुनकर एक सहर तारी हो जाता है। और उसके साथ साथ नजर जैसे ये लोग हैं कुछ जहते मादूम होती ही जा रही हैं और उनमें से एक ये बोलियां हैं। नजर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्रेसो में ये फ्लेवर भी ऐड किया है। और जहां पर हम मुख्तलिफ गायकों से आपको मिलाते हैं, आज नजर अब्बास की सूरत में हमने आपको पंजाबी बोलियां गाने वाले एक गुलकार से भी मिलवाया है। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब शामिल करेंगे सेगमेंट माइंड मैटर्स और देखते हैं डॉक्टर कमल खालिद आज क्या बात कर रही हैं। मैं हूं डॉक्टर कमल खालिद। अब पिछले दिनों मैं एक फोरम पे बैठी हुई थी और वहाँ पर यंगस्टर्स स्टूडेंट्स थे और एक यंग बच्ची ने उठ के सवाल किया। बच्ची से मुराद ये कि बैचलर की स्टूडेंट थी और उसने मेरे से बात की, बल्कि हम 5-6 लोग थे जिनसे उसने इज्तिमाई तौर पे सवाल किया और उसने कहा कि जी आइडेंटिटी हमारी क्या है। अब जो मेरे इर्द गिर्द दोस्त बैठे हुए थे जो कि बड़े काबिल एहतराम और बहुत मैं कहती हूँ क्वालिफाइड दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम अभी तक फैसला ही नहीं कर पाए हैं कि हम खुद क्या हैं, हम इस ज़मीन के साथ हैं, रिलीजन के साथ हैं और इस तरह की बहुत सारी बातें की। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको अपनी मैं गुफ्तगू का मौजू बनाऊं और बात की जाए कि जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हमारा जहन फ़ौरन एक चीज़ पे आता है और हम उसको कहते हैं कि आइडेंटिटी जो है उसको बड़ा प्योर होना चाहिए, बहुत खालिस होना चाहिए, बहुत शुद्ध होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है कि व्हाट इज़ द प्योरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट। और इसके अंदर जब मैंने मुख्तलिफ डेफिनेशंस को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे किसी भी डेफिनेशन ने सेटिस्फाई नहीं किया। और इसके ऊपर ख़ुद जब मैंने थोड़ा सोचा और मैं जो हमने पढ़ा है लिखा है तो मुझे ये फाइंडिंग्स हुई कि देयर इज़ नो सच थिंग एज प्योरिटी ऑफ आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड। और इसको सोशल साइंटिस्ट तो अपनी बात करते थे, लेकिन साइंटिफिकली इट हैज़ बीन प्रूवन कि कोई भी दुनिया की रेस ऐसी नहीं है जो ये दावा कर सकें कि हम प्योर हैं। और जब डीएनए का एनालिसिस किया गया तो उस डीएनए के अंदर इतने मुख्तलिफ हमें असरात मिले कि जो बहुत सारी रेसेस हैं जिन्होंने कि अपने आप को बहुत एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में वो चलती थी, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि वो जो अपनी एक लेगेसी को समझती थी कि लेके चल रहे हैं, उस लेगेसी के अंदर बहुत सारे ब्लड और बहुत सारे जीन्स और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आके मिली हुई हैं।
और एक बड़ी दिलचस्प हमें स्टडी जो है वो 2023 में ग़ालिबन आई और उसने हमें यहाँ तक बताया कि जो सब कॉन्टिनेंट का डीएनए है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रहने वालों का डीएनए, वो हमें ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल लोगों के अंदर मिलता है। अब ये बड़ी एक रेवलेशन थी और उसने दुनिया में एक कहते हैं ना कि बड़ी एक चौंका देने वाली खबर थी, क्योंकि सोचा ही गया था कि यहाँ के लोग जो हैं वो यहीं पे मुक़य्यद थे और कहीं नहीं निकले। तो उससे हमें पता चला कि ये माइग्रेशन किसी वक्त तारीख़ में हुई थी। तो जब हम अपने ख़ित्ते पे आते हैं तो हमारे ख़ित्ते के अंदर अगर मैं प्योरली बात करूं तो बड़े सवालात उठाए जाते हैं कि हम क्या हैं, हम किससे ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इस सिलसिले में एक बड़ी सादा सी बात करती हूँ, ये मेरी कतई तौर पे ज़ाती राय है, आप इसके ऊपर मज़ीद बात कर सकते हैं। वो ये कि हम बहुत सारी रिवायात के, बहुत सारी सकाफ़तों के वारिस और अमीन हैं और उस विरासत को और उस अमानत को हम अपने अंदर रख के तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मसलन जैसे मैं बात करूं, सबसे पहली बात तो ये खित्ता बहुत कदीम इंडस वैली सिविलाइजेशन, बल्कि उससे पहले मेहरगढ़ का भी हमें मिलता है वजूद। आगे आते हैं तो यहाँ पे आर्या लोग आते हैं। आर्यंस के बाद मुख्तलिफ आपको यूनान से, ईरान से, चाइना से, ये मैं कदीम बात कर रही हूँ। और फिर वक्त में जब आगे आते हैं तो फिर मुसलमान यहाँ पर आए, मुसलमानों के बाद जो है फिर आप देखिए कि अंग्रेज़ यहाँ पर आए। तो ये जो पूरा खित्ता है ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज नेशंस, ऑफ ऑल दीज कल्चर्स। अब जब ये लोग यहाँ पर आए और इन्होंने हमारी सोसाइटी में बहुत से असरात छोड़े, तो वो असरात हमारी ज़िंदगियों का, हमारे डीएनए का, हमारे वजूद का हिस्सा बन गए और हम बहुत सारी लेगेसीज़ को इस वक्त कैरी ऑन करके लेके जा रहे हैं। अब इतनी बहुत सी जब हम लेगेसीज़ को कैरी ऑन कर रहे हैं तो उनके कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। प्लस पॉइंट ये है कि ओवरऑल ये जो खित्ता है और यहाँ पर इतने लोग जब बाहर से आके मिलते रहे, तो आप जानते हैं कि जितनी क्रॉस ब्रीड होती है उतनी ही ज़्यादा जनरेशन्स जो होती हैं वो इंटेलिजेंट होती हैं और उनका ब्रेन जो होता है वो बहुत एक कहते हैं ना एडवांस स्टेज की तरफ जाता है। अगेन साइंटिफिकली हमें इसके सबूत मिलते हैं। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट का खित्ता है इसमें हमें जो मैथमेटिक्स की और साइंसेस की और फिलॉसफी, म्यूज़िक, लिटरेचर, इसके अंदर जो हमें कदीम अदवात में इतनी डेवलपमेंट्स नज़र आती हैं, उन डेवलपमेंट्स की एक बुनियादी वजह ये कि यहाँ पर बहुत सारी कौमें जो थी वो आके रहती रही, बसती रही, इंटर मैरिजेस हुई और फिर ये एक ऐसी नस्ल जो है वो कंटिन्यूसली चलती रही जिसमें कि ताज़ा पानी आके मिलता रहा और ये इल्म के दरिया बहते रहे। इसी को जब मैं अपने शहर पे लेके आऊँ तो जो मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना है कि जी हम अपने आप को किसके साथ एसोसिएट करें, क्योंकि हम मुसलमान भी हैं और हम पाकिस्तानी भी हैं तो हम पंजाबी भी हैं, तो अब हम किसके साथ अपने आप को जोड़ें। तो किसी एक के साथ जुड़ना ज़रूरी नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सबके साथ जुड़ें? मैं जब अपने वजूद को देखती हूँ, मैं अपने आप को जब स्टडी करती हूँ, सेल्फ स्टडी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुझे ये लगता है कि मैं हर चीज़ को इनहेरिट कर रही हूँ। उस इनहेरिटेंस को मैं बड़ी अच्छे तरीके से इंजॉय भी करती हूँ और उस पर प्राइड भी लेती हूँ। क्या ये मुमकिन नहीं कि मैं इंडस वैली की जो एक लेगेसी थी उसको भी ओन करूं, एरियंस का जो कंट्रीब्यूशन था उसको भी मैं अप्रिशिएट करूं, और बात की आने वाली नस्लों में चलिए हम मुसलमानों की बात करते हैं या हिंदू मत के फिलोसोफर्स की बात करते हैं, तो ये सारा कुछ मेरे वजूद का एक हिस्सा बन चुका हुआ है। और फिर आगे चले पाकिस्तान बन जाता है, पाकिस्तान के बाद मैं पंजाब में रहती हूँ, तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे कंपोनेंट्स में आप समझिए एक मोज़ेक है जो कि जुड़ता है तो सर से पांव तक आपका वजूद मुकम्मल होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस की जब हम बात करते हैं तो वो क्राइसिस मेरा ख्याल है कि वो सेल्फ इम्पोज्ड और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, हमने खुद उसको क्रिएट किया है।
दुनिया का मुझे कोई एक फर्द बता दीजिए कि जो ये कह सके कि उसके ऊपर किसी रेस का, किसी रिलीजन का, किसी कास्ट का, किसी रीजन का असर नहीं है और उसके वजूद में ये कोई स्ट्रीक आके नहीं मिली। आप यूरोप को ले लीजिए, आप एशिया को ले लीजिए, आप अफ्रीका को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलियंस को ले लीजिए, कोई एक मुल्क, कोई एक कौम ये दावा नहीं कर सकती। हाँ, ये और बात है कि वो अपनी जो डिफरेंट इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ हैं उस खित्ते की, उस रीजन को की, वो उसको अपने अंदर समोए हुए हैं। आपको कभी कोई इजिप्शियन नहीं मिलेगा जिसको कि डाउट हो कि उसका फ़ारोज़ के साथ ताल्लुक़ रहा, उसके बावजूद वो इस्लाम भी फॉलो कर रहे हैं। ईरान को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, जहाँ पर के इस वक्त एबोरिजिनल लोग तो ख़त्म हो चुके, रेड इंडियंस, वहाँ पे जो लोग हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से आके बसे हैं और वो अगर कोई जर्मनी से है तो आज भी उसको इंजॉय कर रहा है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड। तो कहने का मकसद ये है कि जो कुछ इस ज़मीन ने हमें दिया है उसको खुशी से, मोहब्बत से हमें एक्सेप्ट करना है। अपने आप को आइडेंटिटी के बॉक्स में बंद मत कीजिए, बल्कि खुला जहन रखिए और जो जो हमने शानदार अलूम फ़नून को इनहेरिट किया है, खा वो वादी सिंध के हैं, चाहे वो सेंट्रल एशियन हैं, हिंदू शाहिया पीरियड के हैं, लाहौर के हैं, पंजाब के हैं, उनको एंजॉय कीजिए, उनको पढ़िए और ये जो इल्म है ये आपको अपनी शनाख्त खुद देगा। लेकिन उस शनाख्त की बुनियादी शर्त ये है कि आप इन तमाम जो स्ट्रीक्स हम तक आ रही हैं उसके बारे में ओपन माइंडेड रहिए और उसमें अगर बुल्ले शाह का कोई जिक्र आ जाए या हमारे किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग का आ जाए तो हम उन्हीं का हिस्सा है और वो हमारा हिस्सा है। सो अपनी आइडेंटिटी हर फर्द खुद क्रिएट करता है। वेलकम बैक जनाब। साल का आखिरी दिन हो और पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन की दुखती रख की बात ना हो, क्रिकेट की बात ना हो, मकबूल तरीन खेल की बात ना हो तो कुछ अधूरा रह जाएगा। 2024 में पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या हाल रहा, इसके हवाले से क्या हमने खोया, क्या पाया बात करना बहुत ज़रूरी है। इस मुख्तसर तफसील एक सामने आपके रख देते हैं। 2024 का आगाज़, बल्कि आगाज़ नहीं, आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही मायूस कुन रहा है। साल का आगाज़ कौमी टीम ने 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के हाथों व्हाइट वॉश से किया था। बाद 17 जनवरी से 21 जनवरी तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 सीरीज में भी 5 मैचों की जो T20 सीरीज थी उसमें भी कौमी टीम को बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा और इस वक्त कौमी टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी कर रहे थे। और इस दौरान ये खबरें भी गर्दिश करने लगी थी कि मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है और फरवरी में ज़का अशरफ की जगह मोहसिन नकवी ने ले ली और चेयरमैन बदलते ही कप्तान भी तब्दील कर दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी की जगह व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी फिर से बाबर आजम को सौंप दी गई और उम्मीद की जा रही थी कि उसके बाद कोई सिलसिला बेहतर होगा। लेकिन उसके बाद 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मुश्तरका मेजबानी में ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हुआ, जो कि बहुत ही मायूस कुन था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। जो कुछ उसके साथ हुआ वो आपके सामने है, एक तल्ख याद है। आज भी पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को खून के आंसू रुला देती है क्योंकि 6 जून के पहले ही मैच में पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा जब नौआमूज अमरीकी क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में 5 रन से हरा दिया था। क्या क्या दुख याद करा रहे हैं, कौन कौन से जख्मों पर हम नमक छिड़क रहे हैं, अपने भी और आप सबके भी, लेकिन याद कराना आपको बड़ा ज़रूरी है जनाब। यही वो वक्त था जिसका जिक्र करें जब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में इख्तिलाफात की इत्तलात और टीम के 2 ग्रुपों में तकसीम होने का इंकशाफ भी हुआ था और उसके बाद फिर पाकिस्तान बांग्लादेश से अपने ही घर पर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी हार गया। उसके बाद कौमी टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को मायूसी के घड़ों में ऐसा धकेला कि बस फिर क्या ही बताया आपको। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के पहले मैच के बाद गैर मामूली खबर सामने आई जब सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को दूसरे टेस्ट के लिए
टीम से ड्रॉप कर दिया। ये जो तदबीर थी फिर पाकिस्तान के काम आई और यूं पाकिस्तान ने स्पिनर्स नुमान अली और साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत इंग्लैंड के खिलाफ 9 साल के बाद टेस्ट सीरीज जीती और जी कामयाब हुए हम इसमें। उसके बाद पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान को वनडे और T20 का कैप्टन मुकर्रर करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया। फिर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स ने कैंगरूज के खिलाफ 22 साल बाद वनडे सीरीज जीत कर नई तारीख रकम कर दी। तो पुरानी बात नहीं, आपको याद ही होंगी ये खुशियां भी। टीम की कारकर्दगी में उतार चढ़ाव होते रहे और कोचेस का भी तनाज़ा बना रहा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साल 2024 में T20 इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज़्यादा शिकस्त खाने वाली टीम का बदतरीन एजाज़ भी अपने नाम कर लिया। क्या वाइट बॉल, फिर उसके बाद क्या हुआ जनाब के वाइट बॉल कोच जो गैरी कर्स्टन है उन्होंने बोर्ड से इख्तलाफात के बाद इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी भी हमें मुस्ताफ़ी होते हुए दिखाई दिए। और फिर जो सबसे बड़ा मसला अली बना हुआ था जो हमने देखा 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का था, वो मुअम्मा था जो हल ही नहीं हो पा रहा था। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो स्पोर्ट्स सज्जाकार जो इस सब दौरान हमारे साथ मौजूद थे। अवैस हमारे साथ, मोहम्मद अवैस मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए अवैस। इस वक्त 2024 की बात हमने की और काफी मायूस कुन रहा है। कुछ छोटी मोटी खुशियां हमें मिलती रही हैं, कुछ सीरीज हम जीतते भी रहे हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए कैसा रहा 2024? सारा तो हवाला आपने बता दिया था। नहीं, कुछ आप भी नमक छिड़के हैं ना जख्मों पे। मुझे क्योंकि 80% तो ऐसे लगा कि शायद मायूस को नहीं चलता रहा, क्रिकेट चलता भी रहा है। अनफॉर्चुनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चाहे आप स्टार्ट करें क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो आपको पता है क्रिकेट साथ हमारे कुछ कनेक्टिविटी के मसाइल चल रहे हैं। स्लो इंटरनेट, इस पर भी बात होनी चाहिए थी वैसे, क्योंकि स्लो इंटरनेट का मसला भी ऐसा है। 2024 में इतना बुरा रहा कि बस। अब सुन रहे हैं आप हमें? अवैस की कॉल भी ड्रॉप हो गई है। बहुत शुक्रिया। मसला जो हमारा सबका मुश्तरका है, क्रिकेट तो है हमारे लिए दुख की चीज, और दूसरा ये भी है कि जनाब हमारा जो इंटरनेट है वो या तो बंद रहता है या पर इतना स्लो चलता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते। अभी आप देख लें कि ये मसाइल 2024 ये तोहफा भी हमें देकर गया है कि पिछले गुज़िश्ता जितने भी साल थे उसमें सबसे कम जो हमें स्पीड मिली है वो 2024 में मिली है। और उसकी वजह से कभी फायरवॉल का बहाना, कभी जी वो केबल हम लगा रहे हैं उसके बाद बड़ा तेज हो जाएगी स्पीड। और खास तौर पे वो शार्क्स जो बैठी हुई हैं जो हमारी सिर्फ पाकिस्तान की जो इंटरनेट केबल्स हैं उन्हें काट लेती हैं। जी मुश्किल से हमारा राब्ता हो गया वैसे। वैसे सुन रहे हैं आप हमें? हाँ, लगता है मेरे दफ्तर का भी शार्क इंटरनेट बस यही चल रहा है हर तरफ। जी वैसे 2024 की अगर बात करें, आपको पता है बड़ा पाकिस्तान के लिए अप्स एंड डाउन वाला साल जरूर रहा है क्रिकेट के अंदर। चाहे वो आपने वर्ल्ड कप की बात की थी, स्टार्ट अपना वर्ल्ड कप की आप बात करें जिसमें आप नॉकआउट स्टेज के अंदर ही नॉकआउट हो गए, बल्कि एक्सपेक्टेड नहीं था पाकिस्तान टीम के स्क्वाड की अगर आप बात करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मसला रहा वो था क्रिकेट बोर्ड के अंदर डिस्टर्बेंस की बात करें। जितना आपको पता है कि इसको निकालो उसको रखो, चेयरमैन तब्दील होए, फिर कोचिंग स्टाफ को लेके बहुत ज्यादा तनाजा बना रहा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मायूस कुन था 2024 का वो ये था कि जो डिस्टर्बेंस हमने खास करके टीम कॉम्बिनेशन के अंदर की थी। आपको पता कप्तान चेंज हुआ, कप्तान दूसरा लाया गया, टीम के अंदर खबरें स्टार्ट होगी कि टीम के अंदर ग्रुप बंदी है, एक धड़ा बना हुआ है, एक धड़ा दूसरा बना हुआ है। बहुत सी चीजें चलती रही, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी रही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। चाहे वो इंग्लैंड को व्हाइट वॉश करना, उसके बाद आपको पता ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे हराना, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका की सरजमीन पे हराना, चीजें बहुत अच्छी रही है पाकिस्तान क्रिकेट की। लेकिन ज्यादा मैं कहूँगा 80% डिस्टर्बेंस रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। यही डिस्टर्बेंस आपने देखी थी, इसलिए सारा साइकोलॉजिकल प्रेशर जब हम कहते हैं तो क्रिकेट टीम के ऊपर भी आता है। जो आपको नजर आया उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, आपका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन पा रहा था, तो इस डिस्टर्बेंस को स्टार्ट करने वाला ही क्रिकेट बोर्ड था और खत्म करने वाला भी क्रिकेट बोर्ड है। कि कहीं ना कहीं अब जाके एक चीज हमें समझ में आई थी कि जो एक ऑपरेशन की बात हो रही थी वो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कि रिजवान जब कप्तान बने तो कह दिया गया था कि ये आपका कप्तान है, यही 26 करोड़ अवाम का कप्तान है, अगर आपने इसको बैकअप करना है ठीक है, नहीं तो वो दरवाजा खुला हुआ, आप जा सकते हैं पाकिस्तान टीम छोड़ के। और ये स्टांस होना चाहिए जब आप एग्जैक्टली यही स्टांस होना चाहिए। और ये जो सर्जरी और जो तब्दीलियाँ जो की गई हैं हमारे बोर्ड की जानिब से क्रिकेट टीम के अंदर, और कुछ ऐसी तब्दीलियाँ, जी अवैस हमारे साथ मौजूद हैं दोबारा से। जी अवैस, ये जो सर्जरी या तब्दीलियाँ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जो की गई, जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा, इन प्लेयर्स को भी बिठाया जा सकता है या ड्रॉप किया जा सकता है, वो करने के बाद आपको लगता है कि बेहतरी हुई?
बेहतरी राब्ता फिर से क्रिकेट में हो ना हो, यह बेहतरी नहीं आने वाली है। और ये जो छेड़ दिए ना इन्होंने, ये केबल्स छेड़ दिए, जो शार्क ने केबल्स खा लिए हैं, ये मुझे लगता है रिपेयर बहुत सारी जगहों से होंगे और 2025 सिस्टम भी नहीं चाहता कि ये जो दुख है ना इस पे हम नमक छिड़के और हम ये क्रिकेट के जो दुख है जिसमें अभी हम बात करें कि 80% तो हमने वही खबरें सुनी जो मायूस कुन ही थी। वैसे अवैस का तजिया सुनकर हमें कुछ अंदाजा तो है अवैस क्या बात करने वाले थे। मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट देने वाले थे क्योंकि मोहसिन नकवी की मौजूदगी की वजह से काफी तब्दीलियां ऐसी हुई जिसकी वजह से खिलाड़ी भी लाइन पर आ गए, क्रिकेट टीम भी लाइन पर आ गई है और वो इंडिया को भी लाइन पर ले आए। तो कुछ क्रेडिट तो मोहसिन नकवी का इस सारी सूरत हाल में बनता है। वेस्ट का बहुत शुक्रिया, जितनी देर भी वो हमारे साथ मौजूद रहे उन्होंने हमसे बात की जी। अब प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे छोटा सा पाकिस्तान के नामवर मज़ाहिया अदाकार जमशेद अंसारी साहब को। उनके मद्दाज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। उनकी मज़ाहिया अदाकारी आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देती है। जमशेद अंसारी की अदाकारी आज भी लोगों के जहनों में नक्श है। कॉमेडी में अपने आप को मनवाने वाले जमशेद अंसारी 1942 में भारत के शहर सहारनपुर में पैदा हुए। फनी सफ़र का आगाज़ रेडियो से किया। 40 साल के फनी सफ़र में रेडियो पर तवील तरीन अरसा चलने वाले प्रोग्राम हामिद मियाँ के हाँ में सफदर का यादगार किरदार अदा किया और उसके बाद उन्होंने स्टेज पर भी अपनी फनकाराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला ये फनकार 24 अगस्त 2005 को खालिक हकीकी से जा मिला, लेकिन उनकी याद दिलों में आज भी ताज़ा है। जी हाँ, इसी के साथ ही जनाब आज 2024 का हमारा आखिरी शो था। हमने आपके साथ जो आगाज़ में बात की थी वही मैं रिपीट करूँगी कि अहद आपने अपने साथ आज खुद करना है। अगर हालात बदलने हैं तो आपको अपने तौर पर खुद से काम करना पड़ेगा और अपने साथ अहद करना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान के हालात भी तब्दील होंगे। आपसे अब हमारी मुलाकात होगी 2025 में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।